नमस्कार दोस्तों, जो हम अपना पूर्वावलोकन सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम अपना भारत का भूगोल कंप्लीट कर रहे थे, तो उसका ये छठवां वीडियो है, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे हिमरेखा एवं हिमनद। तो आपका स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए प्रारंभ करते हैं। हिम की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। जो हिम होता है, हिम पर्वत होता है या जो हिम होता है, उसकी निचली सीमा को हम हिम रेखा कहते हैं। आकांक्षाओं, उच्चावच, वर्षण की मात्रा, ढाल एवं स्थानीय स्थलाकृतियों में विभिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग-अलग हिस्से में हिम रेखा अलग-अलग होती है। यानी कि प्रत्येक अक्षांश, देशांतर, उच्चावच या जो ढाल की प्रवणता है वो या स्थानिक स्थलाकृतियों में सब में विभिन्नता होने के कारण जो हिम रेखा की अलग-अलग विभिन्नता पाई जाती है। परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाई उत्तरी भाग में 5,500 मीटर से लेकर 6,000 मीटर तक और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4500 से लेकर 6,000 मीटर पाई जाती है। इस प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर है तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। पूछा जा सकता है इस तरह का प्रश्न बनाकर कि पूर्वी हिमालय की हिमरेखा कम ऊंचाई पर है, वहीं पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा ज्यादा ऊंचाई पर है। या इस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि पश्चिमी हिमालय के पश्चिमी हिमालय से पूर्वी हिमालय की हिमरेखा कम है। इस तरह का प्रश्न घुमा के पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा ज्यादा गहरी और ऊंची है। काराकोरम यानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर और हिमनदों यानी बर्फीले क्षेत्र से ढका हुआ है। हिमालय के प्रमुख हिमनद हैं महान हिमालय और पार हिमालय यानी ट्रांस हिमालय, ये पर्वतों में विद्यमान है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं। लघु हिमालय के हिमनद छोटे होते हैं, जबकि पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों के बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं। कहना ये चाहता है लघु हिमालय के हिमनद छोटे होते हैं और पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों के हिमनद बड़े होते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोना पानी है। याद रखना है कि जो पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोना पानी है, जो लाहुरा और स्पीति प्रदेशों के चंद घाटी में स्थित है। काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकार के हिमनद विद्यमान हैं, जिसमें सियाचिन, स्पार, बायोफ और बाल्टोरो और ससाइनी प्रमुख हैं। चौरा बाल्डी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढाल की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है। जो केदारनाथ मंदिर देखें उससे पीछे का जो हिमनद दिखता है, उस हिमनद का नाम है चौराबाड़ी ग्लेशियर है। हाँ, उस हिमनद का नाम, और वो वहां मंदिर से मात्र 4 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण होता है। झील का निर्माण कैसे होता है? वह होता है ग्लेशियर के पिघलने से। ग्लेशियर के पिघलने से क्या होता है? उसमें से जल का रिसाव होता है, जिसकी वजह से जहाँ पास कहीं काफी ज्यादा बड़ा गड्ढा या किसी प्रकार का गड्ढा रहता है, तो वहां पानी जाके इकट्ठा हो जाता है। जब पानी वहां इकट्ठा हो जाता है, उसे ही झील कहा जाता है, जिससे गांधी झील का निर्माण होता है, जिसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, मिलाम हिमनद
उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्रफल में अवस्थित है। मुख्य हिमनद है। इस इस हिमनद से शारदा नदी यानी काली नदी का उद्गम होता है। काली नदी या शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मिलान हिमनद से, जो कहाँ है? जो कि उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित प्रमुख हिमनद है, जिसका नाम है मिलाम हिमनद। यहाँ से शारदा नदी और काली नदी का उद्गम होता है। मिलाद हिमनद कहाँ है? वह है आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में? वो है आपका कुमायूं क्षेत्र में है। नोट: ग्लेशियर सियाचिन बड़ा या ससाचीन ससाइन ग्लेशियर है। इसमें सियाचिन बड़ा है या ससाइन बड़ा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार सियाचिन स्रोत भारत का भूगोल लेप्रो रामचंद्र तिवारी का है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार ससाइन है सबसे बड़ा स्रोत। भौगोलिक स्वरूप पर लेखक ये है और 3 बुक को और स्रोत लिया जाए तो सबसे बड़ा उन्होंने सियाचिन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सियाचिन माना था, लेकिन बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसके ससाइन मान लिया है। ग्लेशियरों की मापन हेतु पुस्तकों को कितना उत्तम स्रोत माना जा सकता है, जबकि इनकी लंबाई एवं क्षेत्रफल के लिए वास्तविक सर्वेक्षण आधारित स्रोत उपलब्ध हों। ऐसे स्रोत हैं रिकॉर्ड फॉर जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 63 एवं वर्ल्ड क्लासिकल इन्वेंटरी जो है वो है। रिकॉर्ड ऑफ जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार सियाचिन लंबाई है 45 मील, वहीं ससाइन की लंबाई जो है 11 मील है। जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 63 पेज नंबर 260 के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फ्रेडचेंको ग्लेशियर है, जो पामीर क्षेत्र में स्थित है, जबकि सियाचिन दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इंटरनेट पर उपलब्ध लगभग सभी सूत्रों के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फ्रेडचेंको तथा दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। तो चैनको कहाँ है? वह है आपका पामीर की पठार पे है। इस क्रम में ससाइन का स्थान बहुत पीछे है। ये एक और नोट है, ये देख लीजिएगा। बाकी इसमें जो दिए गए प्रमुख हिमनद जो दिए गए वो देख लेते हैं। बाल्टोरा ग्लेशियर ये है, रेड कलर ले लेते हैं। बाल्टोरा ग्लेशियर ये है। फिर उसके बाद लिखेंगे आप बायोस्फीयर ग्लेशियर ये है। फिर हिस्पार ग्लेशियर ये है। सियाचिन ग्लेशियर ये है। आप देखिए सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ एक मैप ध्यान रखिए। द्रांग दुंग एक हिमानिका है, ये यहाँ है। गंगोत्री ये है, यमुनोत्री ये है, सांगपो ग्लेशियर ये है, काफली ग्लेशियर ये है, पिंडारी ग्लेशियर ये है और मिलाम ग्लेशियर ये है। फिर जेमू ग्लेशियर ये आपका जो मिलेगा वो आपको सिक्किम मिलेगा, ये याद रखिएगा जेमू ग्लेशियर। भारत के प्रमुख हिमनद देख लेते हैं। हिमनद के नाम, स्थिति और लंबाई। सियाचिन कहाँ स्थित है? वो काराकोरम पे है, जो कि 76 किलोमीटर लंबा है। बायोफ देख लेते, वो भी काराकोरम पे है, वो भी 60 किलोमीटर लंबा है। इस्फार वो 61 किलोमीटर है, जो कि काराकोरम में है। फिर बाल्टोरा वो भी काराकोरम में है, जो कि 58 किलोमीटर लंबा है। चेंगलू लुगाम जो है वो भी काराकोरम में, जो कि 50 किलोमीटर लंबा है। होर्दी जीन काराकोरम में है, 41 किलोमीटर लंबा है। रीमो जो कश्मीर में है वो 40 किलोमीटर लंबा है। उन्माह कश्मीर में है, जो 27 किलोमीटर लंबा है। गंगोत्री जो है वो उत्तराखंड में है, जो 26 किलोमीटर लंबा है। जेमू जो है वो सिक्किम में है, जो 25 किलोमीटर लंबा है। ससाइन जो है वो काराकोरम में है, जो 17.85 किलोमीटर लंबा है। रुपला जो है कश्मीर में 16 किलोमीटर। फिर दिया मीर कश्मीर में है, वो 11 किलोमीटर। आइए प्रश्न देख लेते हैं। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, वह पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में। आप देखेंगे 4300 मीटर से लेकर आपका 6000 मीटर पूर्व में तक पाई जाती है।
हिमालय की औसत हिमरेखा की ऊंचाई 5,500 मीटर से लेकर 6,000 मीटर है और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4,500 मीटर से लेकर 6,000 मीटर पाई जाती है। इस प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय की 4300 मीटर पाई जाती है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? वो नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर है। यह आईएएस प्री का 2020 में आया क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना नहीं है। ध्यान रखना ये लेटेस्ट क्वेश्चन है कि सियाचिन हिमनद कहाँ है? वो नुब्रा घाटी के उत्तर में है। सियाचिन ग्लेशियर यानी हिमनद अक्साई चीन के पश्चिमी, गिलगिट के पूर्व और लेह के उत्तर तथा नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। यह भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है सबसे बड़ा है। ये जो उत्तर माना गया था, हाँ ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन है? सबसे बड़ा हिमनद जो है आपका गंगोत्री है, ये याद रखना है। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए हिमनदों की लंबाई इस प्रकार है। गंगोत्री हिमनद 26 किलोमीटर, रोंडलू हिमनद 19 किलोमीटर, कंचनजंगा हिमनद 16 किलोमीटर, केदारनाथ हिमनद 14 किलोमीटर। हाँ, अतः विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? विशालतम हिमनद आपका सियाचिन हिमनद सबसे विशालतम है। सियाचिन अब ससाई इन काराकोरम में 17 किलोमीटर का है। गंगोत्री 26 किलोमीटर का है। हाँ, जेमू सिक्किम में है जो 25 किलोमीटर का, लेकिन सियाचिन जो सबसे बड़ा है। सियाचिन कितना है? 76 किलोमीटर के लगभग है। चौरा बाल्डी ग्लेशियर स्थित है। वह केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है, जो मंदिर से 4 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ये याद रखना है। चौरा बाल्डी ग्लेशियर कहाँ है? चौरा बाल्डी ग्लेशियर जो है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति जो है वह सबसे अधिक है। हाँ, क्योंकि हिमालय की हिमनदी सबसे तेज पिघल रही हैं, ये इसमें पूछा जा रहा है। हिमालय के हिमनदों की पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। गंगोत्री ग्लेशियर बड़ा भी है और यह तेजी से पिघल भी रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर 50 वर्ष की तुलना में लगभग आधा हो गया है। और यह कितना बड़ा है? यह इसमें बताया गया था। गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो 26 किलोमीटर के क्षेत्र में है। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेपण में अवस्थित है? उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में कौन सा हिमनद है? वह है मिलाम हिमनद जो है उत्तराखंड में है। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेप में अवस्थित प्रमुख हिमनद है। इस हिमनद से शारदा नदी यानी काली नदी का उद्गम होता है। तो मिलान हिमनद से काली नदी या शारदा नदी का उद्गम होता है। हाँ, मिलान हिमनद कहाँ है? मिलान हिमनद आपका उत्तराखंड में है, जहाँ से आपका काली या शारदा नदी का उद्गम होता है, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। हिमनद है और नदियाँ दी हुई हैं। सबसे पहला है हिमनद बंदरपूछ, जो कि यमुना का है। दूसरा आप देखेंगे बाराश्री, ये चेनाब पर है। फिर तीसरा आप देखेंगे मिलाम, ये मंदाकिनी नहीं है। मिलाम जो है आपका उत्तराखंड में है, जहाँ से मंदाकिनी नदी नहीं निकलती, काली या शारदा नदी निकलती है। तो ये गलत हो गया, ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये गलत हो गया। सियाचिन नुब्रा घाटी में है, ये सही है। नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन है, जो अभी यूपी यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन था कि सियाचिन कहाँ है? नुब्रा घाटी के उत्तर में है। जेमू जो है वो मानस में है, जो कि गलत है। जेमू यहाँ नहीं है, जेमू आपका नेपाल में है। हाँ, नेपाल में या सिक्किम में है। इस तरह बंदरपूछ यमुना के लिए है,
बारह सिगरी जो है चेनाब के लिए है। मिलाम जो है वो गोरी गंगा का है। हाँ, शारदा का है और सियाचिन जो है वो नुब्रा का है और जेमू जो है तीस्ता पर जो नदी है वह स्थित है। दूसरा पार्ट है आपका, उसका नाम जो कि 8वां चैप्टर है, इसका नाम है पठार। भारत के पठार प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पुरानी पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग से पहले यहाँ गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियन युग के दौरान अत्यधिक जलवायु उद्गम से दक्कन ट्रैक का निर्माण हुआ। इस काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैवाल का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियन काल के अंतिम चरणों में प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक पठार में चौड़ी, निचली घाटी एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो प्रमुख भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी, पूर्व में संकरी है। जो मध्य उच्च जो भूमि है वो पश्चिम में चौड़ी है, जबकि पूर्व में पतली है, संकरी है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानिक रूप से बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि का जो पूर्वी विस्तार आप देखेंगे वो आपका बुंदेलखंड की तरफ जाएगा। दामोदर नदी द्वारा अप्रवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्यतः झारखंड की रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पालूम, धनबाद, सिंहभूमि जिला तथा पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले में है। कहाँ का? छोटा नागपुर का पठार का विस्तार। इस पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठार का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार के ढाल तीव्र स्कोप के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर है। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार की ये नदियां इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मालवा का पठार लगभग मालवा का पठार लगभग 530 किलोमीटर लंबाई एवं 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये है लद्दाख का पठार जो सबसे ऊपर है। फिर आप देखेंगे मालवा का पठार, फिर छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, महाराष्ट्र का पठार, काठियावाड़ का पठार। और पठार कहाँ है? ये गुजरात वाले क्षेत्र में, कर्नाटक, तेलंगाना, ये सब पठार हैं
यही याद रखना है आपका मालवा का पठार वाला ऑप्शन जो मध्य उच्च भूमि में आता है, ये मध्य उच्च भूमि का विस्तार में आपके आते हैं। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भू-आकृति है। दक्कन का पठार पूरा ये देखेंगे आप, जब ये पूरा जो देखेंगे आप दक्कन का पठार जो ये पूरा ऑप्शन देखेंगे पूरा इसमें ये त्रिभुजाकार के देखिए ना ऐसे और ऐसे शेप में है ना ऐसे? ये जो दक्कन के पठार का क्षेत्र है जो त्रिभुजाकार की बात हो रही है, ये वही है। जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो नर्मदा नदी ऐसे बह रही है, इसके दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? दक्कन पठार में पाई जाती है, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षयन अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। अरावली पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम किनारे यानी कि यहाँ वाले किनारे पर स्थित है। ये देखिए ना ये ऐसे दिल्ली तक ये ऐसे इसके उत्तर में और पश्चिम में स्थित है। ये बात हो रही है। ये बहुत अधिक खंडित एवं अपर्दित पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इसे स्थानिक रूप में मेघालय पठार, कार्बिक एनलॉग पठार तथा उत्तर कचारी पठार के नाम से जाना जाता है। यह भ्रंश के कारण प्रायद्वीपीय पठार से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। मालदा गैप पश्चिमी बंगाल, मेघालय व कार्बी एनलॉग पठार के छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। मेघालय पठार में तीन महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ गारो, खासी तथा जयंतियाँ हैं। भुवन पहाड़ियाँ जिसे मिजो हिल का भाग है, भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है। दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं महाराष्ट्र में विस्तृत है। प्रश्न एक देख लेते हैं। भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्टिक निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिस्टेशियन युग में हुआ है। मेघालय का पठार भाग है वह प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। भारत के अतिरिक्त भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं वह सेनोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला क्या क्यों है धनबाद क्यों है? तो वह है खनन उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण के कारण छोटा नागपुर का जो पठार है उसका धनबाद जिला जो सबसे ज्यादा फेमस है। छोटा नागपुर पठार है वह है एक अग्र गंभीर छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्लोप के रूप में पाए जाते हैं तथा यह एक अग्रगंभीर है। ये आईएएस 1997 में क्वेश्चन आया था तब ऐसे मानचित्र वाले क्वेश्चन ज्यादा आया करते थे। ए बी सी तथा डी द्वारा अंकित स्थान क्रमशः हैं। ए बी सी डी अंकित हैं। सबसे पहला आप देखेंगे रिफ्ट घाटी है, छत्तीसगढ़ का मैदान है, छोटा नागपुर का पठार है और फिर वर्षा छाया क्षेत्र है।
तो देखेंगे ये वाला आप वर्षा सहायक क्षेत्र के रूप में देखेंगे, ये सी वाला भाग देखेंगे। तो नर्मदा नदी ताप्ती रिक्त है, फिर छत्तीसगढ़ मैदान है, छोटा नागपुर पठार है, फिर आपका देखेंगे पश्चिमी घाट के और पूर्व में पृष्ठ छाया प्रदेश पाए जाते हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार है? तो उसमें आप मालवा का पठार देखेंगे अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य में। दंडका रण क्षेत्र अवस्थित है, आप देखेंगे ये छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में है, झारखंड एवं उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में। तो यह आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दंडका रण पाए जाते हैं। दंडका रण मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैले हुए हैं। दंडका रण क्षेत्र किस राज्य में है? तो वह आप देखेंगे ई ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ है, 3 राज्य हैं। तो उपयुक्त प्रश्न जो का उत्तर जो बनेगा वो ये वाला बनेगा कि 1 से अधिक। दंडका रण भारत के किस भाग में स्थित है? वह भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। कहाँ है? मध्यवर्ती भाग में दंडका रण अवस्थित है। बिहार के निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो वह पुराना है खंडगरपुर पहाड़ी का हिस्सा जो सबसे पुराना है। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो भुवन पहाड़ी जो है मेघालय पठार का अंश नहीं है। भुवन पहाड़ी मिजो हिल्स का भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां मेघालय के पठार हैं। अब नवा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है तटीय भाग। यह भारत की तट रेखा, जबकि अगर हम भारत को ये एक रफली ड्रॉ कर ले तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं पूरा ये तट वाली जो रेखा है इसके बारे में इसमें बात होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत की तट रेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीप से घिरा है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। भारत की तट रेखा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। सबसे इसमें जो क्रम लगा है इसकी कितनी सीमावार का एक क्रम देख लीजिए। गुजरात की लंबाई आप 1204 किलोमीटर देखेंगे। फिर महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। फिर दादर एवं नागर हवेली और दमन द्वीप है। फिर लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की जो ये आप देखेंगे सबसे लास्ट में है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं केंद्रीय जल आयोग द्वारा यह रिपोर्ट सूत्र लिया गया है। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5,442 है 22 है। मुख्य तट ये ध्यान रखिएगा मुख्य भूमि से ये वाले पोर्शन से लिया जाए, ये वाला पोर्शन जो है ये वाले पोर्शन इधर अंडमान निकोबार ये सब छोड़ छाड़ दिया जाए तो ये 7,000 जो आपका पोर्शन बन जाएगा, 7,516 किलोमीटर ये हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इसकी बात की जाए तो यह 5,422 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2,094 किलोमीटर है। भारत राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी, सर्वाधिक छोटी रेखा जो है गोवा की है। सबसे लंबी जो तट रेखा साझा होती है वह गुजरात से होती है, सबसे कम आप देखेंगे तो गोवा से होती है। ये देख सकते हैं मैप है थोड़ा धुंधला है, आप एक अलग से मैप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अगर आप यहाँ तक हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। इसके आगे देख लेते हैं। अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भाग
को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। मतलब अंतः स्थल के सागर की ओर निकलने वाली निकले भाग को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 किलोमीटर होती है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। समस्त मंडल का विस्तार आधार रेखा से 24 मील तक है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। यानी कि आप देखेंगे आधार रेखा से मतलब कि कुल मिला के 12, 24 जो है आप देखेंगे जो है आपका 36 किलोमीटर तक आधार मतलब कि जो तट रेखा से 36 किलोमीटर तक आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर वित्तीय अधिकार सारे प्राप्त हैं, सीमा शुल्क आप ले सकते हैं। किसी भी देश के अनन्य आर्थिक ज़ोन यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन आधार रेखा से 200 200 मिली तक 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में मील ध्यान रखिएगा किलोमीटर नहीं है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिलती है। मतलब इस क्षेत्र में आप वैज्ञानिक अनुसंधान अपना कर सकते हैं। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरी जल को आंतरिक जल यानी इनर वाटर कहते हैं। कहते हैं ये इनर वाटर का क्षेत्र सब आते हैं। आपका ये देखो दिख रही है ये वाला पोर्शन जो इधर कटा फटा 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 ये सब है, ये आंतरिक क्षेत्र में आते हैं। ये क्षेत्रीय सागर में आता है आपके, ये सीमा मंडल सागर में आता है, ये अनन्य आर्थिक जोन में आता है, आपका 200 नॉटिकल मील तक आता है। प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? वह चेन्नई से मापा जाता है। ये ध्यान रखने की बात है कि औसत समुद्र तल किससे नापा जाता है? वह चेन्नई से नापा जाता है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। प्रादेशिक जल का क्षेत्र का विस्तार आप देखेंगे 12 किलोमीटर तक है सीमा रेखा से, मील तक सॉरी। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 7500 किलोमीटर, जो कि आपका 7516 किलोमीटर है, लेकिन इसमें ये जो राउंड फिगर में दिया है वो आंसर मानना है। भारत की तट रेखा है भारत की ये गलत है, इसमें कहीं भी 7516 नहीं दिया हुआ तो ये गलत है, पूरा ऑप्शन गलत है ये। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो वह गुजरात की सबसे लंबी है, गोवा की सबसे छोटी है। भारत के किस राज्य में समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? सबसे लंबा आपका गुजरात में है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? वो है गुजरात, आपका सर्वाधिक लंबी वाला रेखा वाला राज्य है। निम्नलिखित में से कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो वो 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। पश्चिमी नहीं, प्राचीन भारतीय की ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक था। वह था आपका हिंद महासागर का सूचक था। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, वह होता है लहरों द्वारा सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। तो इस हिसाब से हमारा ये छठा वीडियो कंप्लीट हुआ जिसमें हिमनद एवं हिमरेखा था। इसके आगे हम अब अपना नेक्स्ट वीडियो में जो प्रारंभ करेंगे वो देखेंगे पूर्वी एवं पश्चिमी तट को देखेंगे, जो कि 7वां वीडियो होगा। हाँ, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।